नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा का जो इतिहास है। इतिहास 3 खंडों में विभाजित है 12वां का बुक, और तीसरे बुक को हम लोग चालू करने वाले हैं। तीसरे बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो उपनिवेशवाद और देहात है। हॉल 12वां सिलेबस की बात कर ले तो ये आपका 10वां चैप्टर है। तीसरे खंड को जब स्टार्ट करेंगे तो तीसरा खंड पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री को समझना होगा आपको। इससे पहले बंगाल में किस तरह से अंग्रेज आ रहे हैं, पैर पसार रहे हैं, किस तरह से अंग्रेज पहला औपनिवेशिक शहर बंगाल को बनाएंगे, इसको समझना होगा। यानी बंगाल हो, नवाब हो, बादशाह हो, ठीक है, इनके एक कॉन्सेप्ट है इसमें, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइएगा तो फिर जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का आपका उपनिवेशवाद हो या फिर विद्रोही और राज्य हो, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन हो, इसके अलावे विभाजन को समझना हो, ये सब आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। तो इस चीज को आसान करने के लिए मात्र हम 3 वीडियो का सीरीज लाए हैं। अगर आप इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया हो जाएगा। बंगाल, अंग्रेज, इस सब को लेकर के आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेज कैसे हम लोग को गुलाम बना ली। तो इसी कॉन्सेप्ट को जानकारी के लिए 3 सीरीज है, और ये आपका लास्ट सीरीज है, तीसरा सीरीज। जो लोग आज के ही सीरीज में पहली बार आए हैं, कृपया करके मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे 12th क्लास के हिस्ट्री भाग 3 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बेसिक क्लास के रूप में 3 वीडियो आपको मिलेंगे, और 3 वीडियो को आप जब देख लीजिएगा, इसके बाद हम आपको पढ़ा के डालेंगे उपनिवेशवाद और देहात एकदम फर्स्ट। फिर देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के कड़ी को हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो सीरीज में आपको पढ़ाए थे हम प्लासी के युद्ध तक, और प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या निकला था। तो 2 परिणामों की चर्चा कर लिए थे, एक तात्कालीन परिणाम और एक दीर्घकालीन परिणाम। तत्कालीन परिणाम में देखे थे कि वादे के मुताबिक जो है वो बंगाल का जो नवाब है, वो पहले का जो ये बंगाल का जो पूरा एरिया है, यहाँ बंगाल के नवाब किसको बनाया जा रहा है, तो मीर जाफर को, जो पहले के टाइम में सेनापति होता था। ठीक है, फाइनली इसी के कारण ही गेम पलटा था, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये याद रखेंगे मीर जाफर के कारण, इसीलिए क्लाइव का गधा मीर जाफर को कहा जाता है। आज की कहानी उसके आगे से हम लोग सुनेंगे। जब मीर जाफर गद्दी पर बैठता है 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला के बाद अगला जो बंगाल का नवाब होता है वो कौन है, मीर जाफर। बढ़िया से समझ जाइएगा, बंगाल का जो नवाब, इसमें बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूरा बांग्लादेश इंक्लूड है, और यहाँ का नवाब जो है वो कौन है, मीर जाफर है। और मीर जाफर के टाइम में कहते हैं, चूंकि मीर जाफर को अंग्रेज ने ही चुना था, अंग्रेज ने ही नवाबों के गद्दी पर बैठाया था, तो मीर जाफर से अंग्रेज जैसे कहते रहा वैसे बेचारा मीर जाफर सुनते रहा। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि कहीं ना कहीं मीर जाफर का जो है वो डच कंपनियों से लगाव बढ़ रहा था, क्योंकि मीर जाफर चाहता है कि अंग्रेज हमको बैठाए हैं नवाब के गद्दी पर, और इस तरह से हमसे खूब माल खसोट रहे हैं। और अब मीर जाफर भी बेचारा थक गया था, बंगाल के खजाने से हाथ से एकदम निकाल करके और अंग्रेजों को दे देता। ईस्ट इंडिया कंपनियां जब कहती कि हमको इतना धनराशि की आवश्यकता है, मीर जाफर बंगाल के खजाना में से, बंगाल के राजकोष में से निकाल करके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC को वो दे देता। तो इसको लेकर के क्या हुआ, इसमें 2-3 बातें ध्यान से सुनेंगे। मीर जाफर के टाइम में बंगाल में तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि एकदम खुली लूट मच चुकी थी। अंग्रेजों को जब भी पैसे की जरूरत होती वो मीर जाफर के पास आता, मीर जाफर बंगाल के खजाना में से निकाल के दे देता। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो मीर जाफर के शासन काल में, याद रखेंगे, बंगाल को कामधेनु गाय समझ रहे थे कि कामधेनु गाय को एकदम लगे ना कि खाली दूध देता है, उसी तरह से बंगाल से बड़ा माला माल हो गया था। आप यही समझ सकते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज जितना, ईस्ट इंडिया कंपनी इतना कमा रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी बताए थे कि 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना ब्रिटेन में ही हुई थी। तो ब्रिटेन में जो वहां के जो हेड व्यापारी लोग थे वो लोग क्या कर रहे हैं कि बैठक करके, मीटिंग करके कह दिए कि भारत में जो हमारी कंपनी का दो जो प्रेसिडेंसी है, एक मद्रास प्रेसिडेंसी है और दूसरा बंबई प्रेसिडेंसी है, ये दोनों प्रेसिडेंसियों का जो खर्चा आएगा वो दोनों प्रेसिडेंसियों का खर्चा
बंगाल ही उठाएगी। अब ये ध्यान से सुनेंगे, यानी बंगाल में ऐसा लग रहा था कि खूब माल भरा पड़ा है और यहां से सब जितने भी खर्चा का वाहन हो रहा है अंग्रेजों का, वो सब बंगाल पे ही लादा जा रहा है। और याद रखेंगे ये बंगाल में अभी नवाब कौन है? मीर जाफर है। मीर जाफर खूब बंगाल के खजाना से अंग्रेज को माल चढ़ा रहा है। लेकिन कहते हैं कि मीर जाफर भी धीरे धीरे बेचारा समझदार हो गया और मीर जाफर में कहीं ना कहीं अंग्रेज को ऐसा लग रहा था कि मीर जाफर अब पहले वाला मीर जाफर नहीं रहा, ये अब खजाने से पैसे निकाल के देने में असंतुष्टि टाइप का मिजाज रख रहा है। ये डचों से अपनी जो दोस्ती है, नाता है, वो बढ़ा रहा है। तो क्या हुआ कि मीर जाफर को अंग्रेज लोग क्या किया कि डायरेक्ट हटाता तो जनता भड़क जाती, और इसीलिए जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से, अंग्रेज बड़ा तेज है, अंग्रेज सार्वजनिक रूप से मीर जाफर की बुराई नहीं किया। वो कहा कि अब मीर जाफर बुजुर्ग हो चले हैं, वो क्या है, उनसे प्रशासन व्यवस्था अच्छी से नहीं चल रही है, और इनके कुप्रशासन को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ये फैसला करती है कि बंगाल के जो नवाब है वो किसी दूसरे को दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगला जो नवाब बनने वाला है वो मीर कासिम मीर जाफर से ज्यादा वादा किया था कि अगर हमको आप नवाब बनाइएगा तो हम बहुत सारे चीज आपको देंगे। तो कंपनी को तो हमेशा बेनिफिट के पड़ी रहेगी। जब आपको चैप्टर चालू करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से जमींदारी नीलाम होती थी, और कंपनी ज्यादा लोभ के कारण अगर जितना जो एक पहले वाला जमींदार जितना टैक्स देता है, अगर उससे ज्यादा कोई लगान देने के लिए कहेगा और वो कर नहीं, पहले वाला अगर टैक्स समय पर नहीं चुकाएगा तो जमींदारी दूसरों को दे दी जाती थी, नीलामी कर दी जाएगी। वो सभी कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा जब इस चीज को आप समझिएगा। अब ये क्या कर रहा है, कंपनी इसको क्या किया कि भाई ये कुप्रशासन, अफवाह फैला दिया कि इसके समय में प्रशासन बंगाल की ठीक ठाक नहीं चल रही है, इससे गद्दी संभल नहीं रहा है, इसीलिए मीर जाफर को हटा करके हम बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे। तो फाइनली मीर जाफर के हटा करके मीर कासिम को 1760 ईस्वी में, याद रखेंगे, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफर के बाद अगला बंगाल का नवाब कौन हुआ? मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बनता है? 1760 ईस्वी में। और जैसे ही मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, कहानी यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से नया मोड़ लेगा। सबसे पहले तो ध्यान देंगे मीर कासिम क्या किया कि चटकगांव, मिदनापुर और साथ साथ वर्धमान। अब यही आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पहला जो आपको बुक चालू करेंगे 12वां कक्षा का इतिहास, तो वही वर्धमान की नीलामी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी यहाँ बेस है, समझिए वर्धमान। तो ये वर्धमान का जो इलाका है, मिदनापुर का इलाका है और चटकगांव, ये तीनों को जो क्षेत्र है ये मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अब ये सौंपने का मतलब आप समझ जाइएगा, यानी इन क्षेत्रों से जितने भी राजस्व आएंगे उसमें बंगाल के नवाब का 1 रुपया भी नहीं होगा। इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा, राजस्व वसूला के आएगा, टैक्स वसूला के आएगा, वो सभी टैक्स के हकदार होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, BEIC वाले होंगे। तो ये याद रखेंगे। अब बताओ ये अच्छा किया कि खराब? तो बंगाल के हिसाब से खराब किया, लेकिन कंपनी के हिसाब से अच्छा किया। कंपनी को लगा कि वाह, ये दुहा ही नहीं रहा था, अभी नयका गैया के लाए हैं, अब खूब कसकस के दुहा रहा है, एकदम खूब मजा आ रहा है। लेकिन अभी बात को समझेंगे। मीर कासिम को कहते हैं कि बंगाल का सबसे बेस्ट नवाब है। अब कहिएगा, अब धीरे धीरे गति आएगा, आप कहिए कि बंगाल का बेस्ट नवाब कैसे हो गया? ये चटकगांव, मिदनापुर और साथ साथ वर्धमान का जो इलाका है वो सभी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दे रहा है। वहां से सभी इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा, बंगाल के नवाब को एक फूटी कौड़ी नहीं आएगा। तो बताइए कैसे ये अच्छा है? अब यहां से देखिए कहानी टर्न लेगी। सबसे पहले क्या किया कि मीर कासिम ये बात को अच्छी भली भांति से जानता था कि अंग्रेज जब तक रहेंगे बंगाल का कहीं कोई एंगल से भला हो ही नहीं सकता है, और इसीलिए बंगाल से निकालने के लिए नवाब को ही कुछ करना होगा। आम जनता बुड़बक है, वो समझती नहीं अंग्रेजों की नीति को। समझ रहे बात ना? अब यहां पे मीर कासिम क्या किया कि सबसे पहले राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। यहां एक समझने वाली बातें हैं। आपको पहले वीडियो सीरीज में पढ़ाए थे कि जब फारूक सियर का टाइम चलता था तो मुर्शिद कुली खां दीवान होता था फारूक सियर से पहले, और मुर्शिद कुली खां को सबसे पहले फारूक सियर ने ही ये बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और पहले राजधानी ढाका होती थी और ढाका से मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही राजधानी मुर्शिदाबाद लाई गई थी, जो कि कलकत्ता के बगल में है। फोर्ट विलियम का जो इलाका है, जो अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र है, उसी का किलाबंदी किया था। तो सेकेंड वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि उसी किलाबंदी को लेकर झंझट हुआ और सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पे आक्रमण किया। तो फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र
है ना, उसी से सटे हुए एक जगह है, इसका नाम है मुर्शिदाबाद। यानी जो बंगाल की जो राजधानी है, बंगाल की जो कैपिटल है, वो कैपिटल फोर्ट विलियम के पास में मुर्शिदाबाद है। याद रखेंगे, मुर्शिदाबाद फोर्ट विलियम के पास पड़ता है। यानी बंगाल की राजधानी का मतलब हो गया कि बंगाल का जितना भी राजकोष होगा, राजा का जो भी खजाना होगा, वो सब के सब मुर्शिदाबाद में होगा। साथ साथ राजा के जो शाही परिवार होते हैं, नवाब है तो नवाब के जो शाही परिवार होंगे, उनके खानदान के जो लोग होंगे, वो भी पास में ही रहेंगे। तो सबसे बढ़िया, अगर किसी से अगर भैया पंगा लेना है ना, तो दो चीजों की हिफाजत पहले करनी पड़ती है। एक याद रखेंगे, परिवार वाले को, और एक राजकोष, जिससे आप कहीं भी रह सकते हैं, पैसा वगैरह आएगा तो कहीं स्थिति ठीक ठाक कर सकते हैं। तो दोनों की रक्षा करना बड़ा जरूरी होता है। देखिए, आप फिल्म में भी आप देखते होंगे, जैसे ही विलन अब क्या करता है, पहले के फिल्म पुराना होता था कि हीरो कुछ कर ला चाहा, वो विलन का किया, बदमाश लोग हीरो के बहन के उठा लिया, हीरो के मम्मी पापा के उठा लिया, बंदूक ठेका के हीरो के कठपुतली बना देता है। अब साउथ फिल्म में देखिए, तनी लेटेस्ट वर्जन हो गया है, जैसे ही विलन एकदम उधर से माँ बाप को कर उठावेला चाहेगा, हीरो पहले ही से सोच रहा है कि हमको कुछ करने से पहले हमको मोहरा बनाने के लिए हमारे माँ बाप के या हमारे पत्नी के या हमारे बहन को उठाएगा, तो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुरक्षित कर लेता है। बस ध्यान से सुनेंगे, उसी तरह के एकदम एडवांस लेवल का आदमी है मीर कासिम। ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो जहां पे ज्यादा धन है, उसको अंग्रेजों के नजर से दूर रख रहा है। इसको लगा कि बगले में मुर्शिदाबाद में राजधानी है, अंग्रेजों को जब भी पैसे घटते हैं आता है, यहां से राजकोष से डाल करके और निकाल लेता है पैसा। और कठपुतली भी तो है ना नवाब, प्लासी युद्ध के बाद। अब ये ध्यान में रखिएगा बात को, सबसे पहले मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर लेकर चलाया, और ये मुंगेर बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता का जो भाग था, यहां से मुंगेर का इलाका बड़ा दूर था। यानी राजकोष को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, दृष्टि से, याद रखेंगे, मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया। अब इसको लगा कि थोड़ा सा हमको हथियार के भी जरूरत हो सकता है, यदि अंग्रेजों से कभी हम पंगा लिए तो मुंगेर वगैरह में ये सब कट्टा उट्टा बनाने वाला कारखाना भी डेवलप कराने लगेगा यही मीर कासिम। आज भी आप मुंगेर के इलाके में जाइए बिहार में, आप बाकी आप समझते हैं, वीडियो चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहे, हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, ऑफलाइन में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनेंगे, बाकी आप समझ रहे हैं। ये मुंगेर तो मुर्शिदाबाद से कहां कर दिया, तो मुंगेर कर दिया गया। और ये किनके टाइम में हुआ है, तो ये मीर कासिम के समय में हुआ है, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, अब ये फॉर्मे में आता है, जिस दस्तक के बारे में हम आपको पहले पढ़ाए थे कि अंग्रेजों को एक स्पेशल दस्तक मिला था जी, व्यापारिक फरमान बंगाल से व्यापार करने में, कि साल के 3000 रुपया मुगल बादशाह के खजाना में डाल दीजिए और फाइनली 1 साल तक आप फ्री में ये कार्ड दिखा करके व्यापार करते रहिए। जिसका फायदा और घाटा दोनों दिखाए थे कि फायदा अंग्रेजों को हो रहा था और घाटा बंगाल के व्यापारियों को हो रहा था, कि बंगाल के व्यापारी अंग्रेजों के प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों की वस्तुएं सस्ती पड़ती थी और बंगाल के व्यापारियों की वस्तुएं महंगी पड़ जाती थी। तो इसीलिए अंग्रेजों की वस्तुएं ज्यादातर डिमांडेबल हो जाती थी, उसी का कंपनी चलता था और वो व्यापार से काफी लाभ उठा रहे थे। तो फरमान के बारे में अब हम आपको बताए थे। तो अंग्रेज अब बरसों फारूक शेर के टाइम से ही अंग्रेज फ्री में व्यापार कर रहा है बंगाल से। अब ये मीर कासिम क्या करेगा कि एकदम बना करके एग्रीमेंट और अंग्रेजों के पास में भेज देगा। अब अंग्रेज के BEIC आप याद रखेंगे, जब BEIC के पास में जब ये आया, मीर कासिम का एगो नया फरमान है भाई, कि अब आपका दस्तक जो है वो समाप्त होता है। यानी जो पहले दस्तक आप यूज करते थे, चलिए करते थे, हमारे समय में आपका दस्तक ये फ्री में बंगाल से व्यापार आप नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा ये हम क्या सुन रहे हैं। देखिए, मीर कासिम को अंग्रेज ही बंगाल का क्या बनाया है, नवाब बनाया है, मीर जाफर को हटा करके, इस उद्देश्य से कि रहेगा तो ज्यादा खजाना हमारा देगा, इससे हम ज्यादा बेनिफिट लाभ उठा सकेंगे। लेकिन ये उल्टा मार दिया, पलट बरिया। ये क्या कह रहा है कि अब आपका दस्तक वाला जमाना गया, ये दस्तक का वैल्यू हमारे यहाँ नहीं है। अगर आपको बंगाल से व्यापार करना
है, इसका मतलब ध्यान से सुनेंगे, आपको 9% टैक्स बंगाल में व्यापार करने के लिए देना ही पड़ेगा। अब जो अंग्रेज वर्षों वर्षों पहले से फ्री में व्यापार कर रहे थे, अब वो 9% टैक्स देने जाएगा क्या? पगला उगला क्या गया है? तुमको हम नवाब बना दिए हैं और तुमको इतना बुद्धि होशियारी आ गया है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये कहा कि अरे आका, आप तो हमको गद्दी पर बैठाए हैं, ठीक है आप 9% टैक्स नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब फ्री में बंगाल से व्यापार करेंगे तो हम एगो नया नियम लाते हैं कि भारतीय जो बंगाल के व्यापारी होंगे वो भी फ्री में व्यापार करेंगे, उनको भी कोई पैसा टैक्स के रूप में देना नहीं है। अब मामला को सुनिए, अब दावपेची वाला मामला आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, पहले तो एकदम एगो लेटर भेज दिया BEIC के पास में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, मीर कासिम बंगाल का नवाब, कि बंगाल में अगर व्यापार करना है आपको तो 9% जो है वो आपको भुगतान करना पड़ेगा वस्तु पर। लेकिन अंग्रेज क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इस जो प्रस्ताव है इसको ठुकरा दिया। तो मीर कासिम कहा कि ठीक है, अब बंगाल के भी व्यापारी जो पहले टैक्स देते थे वो अब टैक्स नहीं देंगे, वो भी फ्री में व्यापार करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि बंगाल के व्यापारी और अंग्रेज दोनों के जो वस्तु में प्रतिस्पर्धा है, अब यहां पर ये प्रतिस्पर्धा खत्म। अब भारतीय व्यापारी जो होंगे ना, बंगाल के व्यापारी होंगे, इन बंगाल के व्यापारी को भी व्यापार में काफी लाभ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अंग्रेजों की जो डिमांड होगी वो गिर सकती है, क्योंकि ये बाहर की कंपनियां हैं और दोनों की कंपनियों की वस्तु जो होगी भारतीय बंगाल के व्यापारियों की और ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तु उतना ही रेट में मार्केट में उतरेगा। तो इससे अंग्रेज क्या हो गए, नाराज हो गए। अब देखिए ध्यान से, मीर कासिम और क्या कर दिया कि बंगाल में कहीं से भी अंग्रेज जब तक टैक्स नहीं देते हैं और जब तक उनकी वस्तु की जांच ऊंच नहीं कर लिया जाता है, तब तक जो है ये कई जगह ऐसे रुकावट कर लिया कि वहां से इनकी वस्तुएं जाएंगे नहीं। और इसके लिए याद रखेंगे, मीर कासिम ने 4 चेकपोस्ट बना दिए। और 4 चेकपोस्ट आपको ध्यान रखना है, पर एक चेकपोस्ट है कलकत्ता में, एक चेकपोस्ट है मुर्शिदाबाद जो राजधानी पहले होती थी, और एक चेकपोस्ट है ढाका में, एक चेकपोस्ट है पटना में। तो ये याद रखेंगे, 4 गो चेकपोस्ट बना दिया, जहां से किसी तरह का अगर अवैध हो या फिर टैक्स का भुगतान नहीं है, यानी किसी तरह के अगर जो भी नियम कानून है, अगर वो नियम कानून से ही अंग्रेज के माल अगर जा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा बीच बीच में ही अंग्रेजे के माल धर लेवे। तो चर्चर को जब चेकपोस्ट बना दिया अंग्रेजे के माल के खाली जाएला, अब बेचारा अंग्रेज परेशान है मीर कासिम से। कहते हैं कि मीर कासिम से परेशान आकर करके अंग्रेज ने 3 युद्ध लड़े। और याद रखेंगे, मीर कासिम के अंदर में जितना भी कैपेसिटी था, बेचारा खूब प्रयास किया, यानी इसी तरह से, इसीलिए हम कहते हैं कि मीर कासिम बंगाल का एकदम बेस्ट नवाब है। अगर बेस्ट अगर बंगाल में अगर नवाबों की बात किया जाए तो मीर कासिम आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करा, बेचारे के अंदर में जितना भी क्षमता था, जो भी कुछ कर सका वो किया, और 3 युद्ध लड़ा। फाइनली तीनों युद्धों में मीर कासिम हार गया, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। अब रीजन समझ रहे हैं, अब कंपनी पहले वाली हाल में नहीं थी, चूंकि 1757 के बाद से कंपनी मालामाल हो गई थी। कंपनी काफी सारे अपना सेना उना व्यवस्था को इतना ठीक ठाक किया कि छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ने के लिए आम बात है, उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होती थी। तो अब कंपनी मजबूत थी और फाइनली 3 युद्ध लड़े, और तीनों युद्धों में मीर कासिम की क्या हो गई, हार। मीर कासिम समझ गया था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए मीर कासिम बंगाल से भाग कर करके और उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में चला गया। और अवध के राजा थे जिनका नाम था शुजा-उद-दौला। ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे अवध के नवाब है, और अवध के नवाब का नाम क्या है, तो शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला से मदद लिए, और साथ ही साथ कहते हैं शुजा-उद-दौला ही मदद के लिए हाँ नहीं बोला, साथ साथ जो दिल्ली के जो मुगल बादशाह होते थे, ये मुगल बादशाह भी मीर कासिम को सपोर्ट के लिए आगे आए। अब मैं ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ कहानी थोड़ा और दिलचस्पी हो जाएगा कि मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम मुगल बादशाह से समर्थन मांगने गया कि अंग्रेज जो है इस तरह से भारत में रह करके भारत को खोखला बनाए जा रहे हैं, किसी तरह से यहाँ पर बातें हुई होगी। और ये अवध का जो क्षेत्र है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली का मुगल बादशाह जिनका नाम है शाह आलम, और ये दोनों ने मीर कासिम को मदद किया। और मीर कासिम को जब मदद किया तो तीनों की संयुक्त सेना आ गई। ध्यान से सुनेंगे,
एक सेना जो पहले मीर कासिम नवाब था तो कुछ सेना ये भी अपने पास रखे थे। तो मीर कासिम की सेना, शाह आलम की सेना, शाह आलम कौन है तो ये मुगल बादशाह है, साथ साथ तो शुजा-उद-दौला अवध के कौन है, नवाब है। तीनों अपना संयुक्त सेना मिला लिया। अब और लग गया कि मीर कासिम को कि फाइनली अंग्रेजों को तो हम हरा ही देंगे, और अंग्रेजों को एक बार ललकारा गया कि अब एकदम अबरी आमने सामने हो ही जाएगा। इधर से तीनों की संयुक्त सेना नीचे की ओर आई और इधर से अंग्रेज जो है कलकत्ता से आगे बढ़े, और फाइनली ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये बिहार है, और बिहार में इधर से उत्तर प्रदेश से इधर आएंगे तो ये गंगा नदी के पास में जहां एंट्री मारती है कर्मनासा बक्सर के पास में मिलती है, और यहीं पे एक जिला है याद रखेंगे गंगा नदी के किनारे, और याद रखना है ये जो जिला इसको कहते हैं बक्सर। कौन सा जिला कहते हैं, बक्सर। बिहार में आइएगा तो भोजपुरिया इलाका है, ये सब भोजपुर का क्षेत्र है। चलिए ध्यान में रखेंगे, यहीं पे बक्सर में क्या हुआ कि इधर से अंग्रेज की सेना और इधर से तीनों की संयुक्त सेना आई। याद रखेंगे कंपनी अब वर्सेस, बाकी आप समझ रहे हैं, मीर कासिम है, शाह आलम है, शुजा-उद-दौला है, ठीक है। तीनों आकर के बक्सर में फाइनल लड़ाई लड़े, और इस युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपको याद रखना है 1764 ईस्वी में। लेकिन एक बात और भी आपको साथ में ध्यान देना है कि कंपनी की तरफ से मेन जो लीड कर रहा था इस युद्ध को, वो व्यक्ति का नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, आपसे पूछेगा कि बक्सर युद्ध से संबंधित है, कुछ अंग्रेजों के नाम आपको देंगे तो याद रखेंगे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है कंपनी की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, और इधर तीनों की संयुक्त सेना, और फाइनली कहते हैं कि अंग्रेज इतने मजबूत थे कि इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज क्या कर दिए, पराजित कर दिए, परास्त कर दिए। तो याद रखेंगे बक्सर के युद्ध में भी जीत किसकी हो गई, अंग्रेजों को। अब इस तरह से जैसे जैसे अंग्रेज अब धीरे धीरे प्लासी और बक्सर के बाद में इस कदर पैर पसारेंगे कि अब इनका पैर बंगाल से भी आगे की ओर हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी तो प्लासी में बंगाल तक ही इनका कंट्रोल चलता था, अब जब ये अवध वाला आकर के हार गए तब इन एरिया में भी अंग्रेज का कंट्रोल होगा। समझ रहे बात ना। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बक्सर के युद्ध में कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहे हैं, तो हेक्टर मुनरो। जीत किसके हुई, तो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये सब का हो गया तो हार गया। फाइनली मीर कासिम की कहानी अलग है कि भाग के बेचारा जा रहा था, वो मर जाता है बाद में और बच जाता है। मेन दो के नाम आपको अभी ध्यान में रखना है, एगो शाह आलम, एगो शुजा-उद-दौला। आप ध्यान से सुनेंगे, कंपनी कभी भी मारा मारी कम करता है, इस सौदेबाजी ज्यादा करेगा। ये कंपनी ना है व्यापार करने के लिए भारत में आई नहीं है, लड़ाई झगड़ा कर करके, युद्ध कर करके, थोड़ी ना मार काट कर करके सल्तनत चला भी आया है, राज करे आया है, बादशाह वाला अपना इतिहास बनाने आया है। ये सब के लिए नहीं आया है, ये खाली लाभ कमाने के लिए आया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद, मेन जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब मीर कासिम भागा तो 1764 के बाद 1765 ईस्वी में, याद रखेंगे चूंकि 65 में याद रखना है आपको एक बात कि जो पहले का जो नवाब रहता है बंगाल का ना, मीर जाफर, इनकी भी मृत्यु हो गई। अंग्रेज को लगा कि ये बेकार नयका के ला करके हम ठीक किया, नैया गैया जो था नयका एकदम गैया, 2 दिन तो दम बड़ा प्रेम से दुहाया, और 2-4 दिन के बाद लगा लतार मारे, तो लगा कि एकरा से बढ़िया तो पहिलका बूढ़िए वाला गैया ठीक थी, जे कम से कम लतार तो ना मारती थी, आस्ते आस्ते मीठे मीठे दुहाती थी। तो लगा कि लाओ पुरनके के बैठाएंगे। पुरनका के एक बात याद रखेंगे, जब नयका बंगाल का नवाब बनाया था मीर जाफर के बाद मीर कासिम को, तो इसको कहा कि आप योग्य नहीं है, आप आराम से अब महल में जाइए, आराम से चैन के बंसी बजाइए। मीर जाफर को 15,000 पेंशनर बना दिया था, 15,000 के महीना दे करके। अबू घड़ी के जमाना में 15,000 भी तो बहुत ज्यादा है, आज भी कोई लेकिन 15,000 के नौकरी करने के लिए आठ गार्ड में भी बेचारा बेचैन रहता है। अब तुम समझोगे भैया कि 1868 ईस्वी में आपको पढ़ना था दादा भाई नौरोजी वाला, वो घड़ी एक आदमी के प्रति व्यक्ति इनकम 20 रुपया था। अब 1800 से भी आप 1700 में चले आइएगा तो ये घड़ी तो 2 रुपया और 4 रुपया के कितना महत्व होगा। एक महीना दिन के खूब खर्चा पर्चा सब एकदम ऐसो आराम से हो सकता है। और वो घड़ी के जमाना में मीर जाफर को 15,000 का पेंशनर बना दिया कि महीने में 15,000 दिया जाएगा। चलिए बंगाल के नवाबी आप छोड़िए और नवाब के गद्दी पर मीर जाफर बनेंगे। लेकिन अंग्रेज
अंग्रेजों को पछतावा हो गया मीर कासिम को बैठा कर करके कि इससे बढ़िया तो मीर जाफर था, लेकिन मीर जाफर की मृत्यु हो गई। और मीर जाफर के बाद अगला याद रखेंगे इसके ही लड़का, मीर जाफर का ही लड़का जिसका नाम था नजमुद्दौला, कहीं कहीं निजमुद्दौला भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। ये निजमुद्दौला जो है, ये नजमुद्दौला, ये मीर जाफर का ही क्या है, लड़का है, आपको ध्यान देना है। और तत्कालीन के लिए बंगाल का नवाब अंग्रेज 1765 में इसको बना देता है मीर जाफर के लड़के को। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, इससे पहले के वीडियो सीरीज में जो हम आपको प्लासी का युद्ध बताए थे, और प्लासी के युद्ध में हम आपको एक बात ध्यान में रखिएगा, प्लासी युद्ध जब हुआ था तो फाइनली जीत गया था कौन, अंग्रेज। और अंग्रेज के तरफ से लीड करने वाला आदमी कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था कि जिसको सिराजुद्दौला ने जिस कंपनी वाले के लोगों को मार करके फल्टा द्वीप खरीद भगा दिया था, तो एक बार फिर से बंगाल में ला करके अंग्रेजों को यानी कंपनी को स्थापित किसने करवाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों को बंगाल में फिर से स्थापित किया था। ये बहुत बड़ा बात होता है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसी टाइम में बंगाल के एरिया से कंपनी को भगा दिया गया था, लेकिन फिर मद्रास के पास, मद्रास इसका प्रेसिडेंसी था, और इधर आकर के ये द्वीप के पास में बेचारा रुक जाता है। और यहां से बंगाल में एक बार नींव पड़वाने का यानी पैर पसारने का जो मौका है वो रॉबर्ट क्लाइव के योगदानों से हुआ है। तो फाइनली रॉबर्ट क्लाइव सब चीज सेटलमेंट कर करके 1760 में बेचारा चल जाता है ब्रिटेन। और जब 1760 में ब्रिटेन जाता है, एक बात और याद रखेंगे, ये जो कंपनी था ना, व्यापारियों की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें रॉबर्ट क्लाइव बेचारे क्लर्क के पद पर चूज होकर के आए थे। एक क्लर्क के पद पर चूज होकर के रॉबर्ट क्लाइव आया था, और ये क्लर्क आकर करके जितने भी भगाए हुए खरीदे हुए जो अंग्रेज थे उनको फिर से बंगाल में स्थापित करवाए, और नवाब को भी पराजित करवाने का काम, पूरा श्रेय जो है, क्रेडिट जो है, रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जब यहां से ब्रिटेन में गए तो वहां पर ब्रिटेन में जो ये कंपनी एक थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस कंपनी में जो भी हेड थे, बड़े बड़े एमडी वगैरह ये सब थे, तो वो लोग बैठ करके मीटिंग किए, और मीटिंग में फाइनली ये सोचे कि अरे हमारा एक आदमी जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, वो वहां जा करके बंगाल में हमारे लोगों को स्थापित कराने का काम किया है, और बंगाल से काफी बेनिफिट है, तो क्यों ना हम इन्हीं को गवर्नर बना देंगे। यानी अब कंपनियां ये विचार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जो हमारी कंपनी का एक जो ब्रांच है ना भारत में, तो वहां क्या करेंगे, बंगाल से बहुत ज्यादा हमारी कंपनी बेनिफिट दे रही है, तो उन बंगाल को कंट्रोल में करने के लिए, यानी बंगाल का जो गवर्नर है वो हम किसको बना दे, क्लाइव को। किसको बना दे, क्लाइव को। याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये बात को आप समझना है। अब ये क्या हो गया, 1765 ये वो टाइम था कि ब्रिटेन से इसका प्रमोशन करके अब क्लर्क से इसको गवर्नर बना करके फिर से एक बार भारत में भेज दिया गया कि जाओ बंगाल का गवर्नरी संभालो। अब ये 1765 में आया, तो 1765 में याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव क्या है, तो बंगाल का गवर्नर है। और ये जब भारत में 1765 में आया, तब तक कहानी का देख रहा है कि हमारे लोगों के द्वारा, हमारे तरफ से जो लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, हमारे लोगों के द्वारा इन लोगों को बक्सर का युद्ध में हरा दिया गया था, जो कि तीनों के तीनों संयुक्त सेना आया। क्लाइव बड़ा चतुर आदमी था, पहले की कहानी में आप सुने थे कि कितना चतुर था, आपको वहीं से अंदाजा लगेगा। क्लाइव चतुर था, उसको लगा कि अगर हम इसको हरा दिए हैं तो क्या एक्स्ट्रा हमको बेनिफिट हुआ, ऐसे ही छोड़ देंगे तो दिक्कत है। क्लाइव कहा कि रुको, पहले जे बाचल है वो सब ये नहीं आपको। क्लाइव जैसे ही आया तो क्लाइव के नेतृत्व में याद रखेंगे 2 इलाहाबाद की संधि हुआ, एक इलाहाबाद की पहली संधि हुई और एक इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहले इलाहाबाद की जो संधि हुआ वो याद रखेंगे किससे हुआ, तो शुजा-उद-दौला से। ये अवध के राजा हम आपको बताए थे, शुजा-उद-दौला कहां के राजा है, अवध के। ये हारा था ना, तो इससे संधि करेगा। और दूसरी संधि किससे किया, तो ये मुगल बादशाह जिनका नाम क्या है, शाह आलम। तो ये आपको याद रखेंगे। इलाहाबाद की पहली संधि ध्यान से सुनेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हो रहा है 1765। ये क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि में जो शुजा-उद-दौला थे, इनके जो कुछ क्षेत्र थे जिसमें याद रखेंगे कड़ा है, मणिकपुर है और इलाहाबाद है, इन क्षेत्रों को लेकर करके बात को बाखूबी समझिएगा। ये अवध में से इन क्षेत्रों को लेकर करके, और क्लाइव अपने पास नहीं रख रहा है, ये क्षेत्रों को याद रखेंगे मुगल बादशाह को दे रहा है। अब ये कहिए मुगल बादशाह क्यों देगा, ध्यान से सुनेंगे। तो क्लाइव क्या किया, इनके चतुराई को समझेंगे। कड़ा, मणिकपुर और इलाहाबाद, ये तीनों क्षेत्र को लेकर करके अवध में से, और ये दे किसको दिया, तो मुगल बादशाह को दे दिया। अब बात को समझेंगे। और अपने क्या किया, कहा कि हमको युद्ध का क्षति
क्षतिपूर्ति के लिए तुम लड़ा काहे, और यहाँ पर क्या किया गया, अब बेचारा ये हार गया है शुजा-उद-दौला, जो ची कंपनी कहेगी अब मानना पड़ेगा। तो शुजा-उद-दौला से BEIC वाले क्या किए कि 50 लाख रुपया हर्जाना लिए, यानी युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया का डिमांड किए, और 50 लाख याद रखेंगे अवध के नवाब जो है शुजा-उद-दौला से ईस्ट इंडिया कंपनी वाला लिया। इसके अलावे में जो फाइनल इलाहाबाद इस सबको 3 एरिया को छोड़ करके जो अवध बचा, ये अवध को अपने अंडर में रखे। हालांकि और है बलवंत राय को वहां जो बनारस के शासक थे उनको स्वतंत्र कराने की भी बात किया, उनको फाइनली स्वतंत्र करा दिया अवध से हटा करके, ठीक है, वो अलग बातें हैं। लेकिन अभी याद रखेंगे अब अवध जो है, अवध के जब नवाब शुजा-उद-दौला हार गए थे बक्सर के युद्ध में, तो अवध के नवाब से इलाहाबाद की पहली संधि हुई कंपनी के बीच में, और पहली संधि में अवध का जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50 लाख रुपया लिया इनसे हर्जाना के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में, और साथ ही साथ कड़ा के साथ साथ इलाहाबाद, मणिकपुर, इन क्षेत्रों को नवाब को सौंप दिया। अब बात आता है कि दूसरा संधि इनका साथे होगा, कहे कि यूं पहले बक्सर के युद्ध में बड़ा आए थे सपोर्ट करने के लिए, बेचारे हार गए, तो हार जाइएगा तो कुछ हर्जाना दीजिएगा ना जी। तो ध्यान से सुनिएगा, मुगल बादशाह में पहले वाली कोई ताकत दिख नहीं रही है, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी युद्धों में हार जा रही है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, इनसे जब संधि हुआ इसको कहते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि, 1765 में ही दोनों संधि हो रही है। और याद रखेंगे इनसे क्या किया अंग्रेज, तो बिहार, बंगाल, ओडिशा की दीवानी ले लिया। ये क्या है कि हमको ये बिहार का, ये पूरा बंगाल का, और ये ओडिशा जो है जो मराठाओं के कंट्रोल में कुछ दिन था, अब ये तीनों की, अब उड़ीसा का कहानी अलग है, आपको यहाँ कंफ्यूजन भी हो सके, और ज्यादा बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी याद रखिएगा कि बिहार, बंगाल और ओडिशा ये तीनों की जो दीवानी है वो अंग्रेज मांग लिया, किससे, तो मुगल बादशाह से मांग लिया। चलिए ये याद रखेंगे। तो दीवानी की ये बिहार, बंगाल, ओडिशा का दीवानी किसको मिल गया, BEIC को। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, बेचारा अंग्रेज दीवानी ले रहा है, लेकिन बादशाह को कह रहा कि घबराइए मत, आपको भी हम कुछ देंगे। कहा कि यहाँ के दीवानी, अब दीवानी क्या होता है हम आपको पहले बता दें कि मुख्य रूप से किसी राज्य में 2 ही पद होते हैं, एक दीवानी यानी पैसा आने वाला, और एक होता है निजामत। निजामत किसको कहते थे, तो जो भी प्रशासनिक काम वगैरह होगा, पुलिस प्रशासन का, कोई लड़ गया उसको झगड़ना, स्थापित करना, इस सब सेटलमेंट यानी जिम्मेवारी वाला जो पद है वो निजामत है। तो ये अंग्रेज जिम्मेवारी वाला कहाँ लेगा, निजामत के पद को छोड़ दिया, और फाइनली जितना भी निछक्का एकदम दूध के जो छाली कहते हैं, ये छाली खाएगा, दूध पिए में भरोसा नहीं, एकदम मेन खाली मलइये एकरा दे दो। तो यहाँ से जितना पैसा आएगा ये पैसा दीवानी में जाएगा, और दीवानी मांग लिया, बंगाल का दीवानी अंग्रेज का कर लिया, तो ये मुगल बादशाह से मांग लिया। कौन संधि में मांगा, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि में। दूसरी संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम माला माल हो है। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, लेकिन इसके बदले में ये अंग्रेज कहा कि हम आपको 26 लाख रुपया जो है वो सालाना देंगे। ये याद रखेंगे, अंग्रेज कह रहा है कि हम आपसे दीवानी ले रहे हैं, लेकिन बदले में हम आपको कितना लाख रुपया देंगे, 26 लाख साल के। अब देखेंगे, आपको पिछले वीडियो सीरीज में पढ़ाए थे कि 1740 में जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बनता है, तो वो कहा कि हम अब सूबेदार नहीं रहे, हम बंगाल के नवाब हो गए, तो अब बंगाल जो है वो मुगल बादशाह के कंट्रोल में नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। खुली चैलेंज, खुली चुनौती दिया। अब यहां से 1 रुपया 1740 के बाद से दिल्ली में मुगल बादशाह के पास नहीं गया, और अंग्रेज कह रहा है कि हम आपको 26 लाख देंगे, ये रिबा हमको, ये एरिया के दीवानी दीजिएगा। तो मुगल बादशाह को तो भी फायदा है ना। अब ध्यान में रखिएगा बात को। साथ ही साथ यहां जो निजामत के काम को करने वाले थे उनको 53 लाख रुपया अंग्रेज के तरफ से इनको दिया गया। बात को समझेंगे, यहां पे बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए इतना रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक बात को सुनेंगे, अंग्रेज मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया दिए साल के काम को करने के लिए। 1 साल तक यहाँ के लोग निजामत का काम कैसे करेंगे, कोई लड़ेगा, पुलिस है, प्रशासन है, इस सब के लिए निजामत का काम करने के लिए जो यहाँ जो नवाब होंगे
उन नवाब को अंग्रेज कहा कि हम साल के आपको लगभग जो है 53 लाख रुपया, यानी इनको जितना दिया उससे दुगना से ज्यादा 53 लाख रुपया हम आपको निजामत कार्य के लिए देंगे। अब यहां पे बात को समझिएगा, लेकिन नवाब को तो 53 लाख मिलेगा निजामत करने के लिए, लेकिन नवाब के जो आदमी है उनको इतना में बढ़िया से पेमेंट सबसे जाल बढ़िया नहीं हो पाएगा। कई लोग माथा फोड़ा जाए, किसी का झोपड़ी जल जाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा। तो कंपनी क्या किया है कि इसको तो एक फिक्स्ड अमाउंट दिया है, तो यहाँ के लोगों को जब पैसे कम मिलेंगे, कर्मचारियों को, पुलिस जो भी है, तो ये सब क्या करेगा कि अब धीरे धीरे 2 पैसा के जुगाड़ पार्ट टाइम कहूं देखे लगेगा, तो यहाँ एकदम प्रशासन व्यवस्था एकदम डल हो जाएगा। दीवानी वाला पद जो पैसा आने वाला है में जिससे निजामत का कार्य होता है, अब वो तो दीवानी अंग्रेज ले लिया है। अब केवल 53 लाख रुपया से बंगाल का पूरा कारोबार जो है उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया जा सकता है, और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होगी बंगाल के लोगों को। अब यहाँ पे यही चीज हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे ध्यान से सुनेंगे। ये रॉबर्ट क्लाइव जब आता है, खुरपाती आदमी, इतना रॉबर्ट क्लाइव आया 1765 में, और ये कर दिया 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का क्या है जी, गवर्नर। पहले किस पद पर था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो ये क्लर्क के पद पर था। जब अंग्रेजों को पुनः बंगाल में स्थापित किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहां अधिकारी थे ब्रिटेन में, इनको प्रमोशन कर करके और क्लर्क से क्या बना दिए, तो क्लर्क से इनको बना दिए थे बंगाल का गवर्नर। ठीक है, अब ये बात को ध्यान सुनेंगे। ये बंगाल का गवर्नर आया तो 1765 में ये द्वैध शासन को लागू कर दिया। अब मेन बात आपको ध्यान से 2-3 चीजें याद रखना है। 1765 में बंगाल में याद रखेंगे द्वैध शासन को लागू करने वाला अगर कोई है तो वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन लागू किया। अब ये द्वैध शासन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में डायरिकी कहते हैं। ठीक है, ये डायरिकी क्या होता है इसको पहले समझिएगा। जब एक ही सत्ता का संचालन दो हाथ में आ जाए तो ओकरे कहते हैं द्वैध शासन। ध्यान सुनेंगे, एगो जमीन का टुकड़ा है, एगो कोई एरिया है, वहां पे दू गो आदमी हुकूमत कैले, दू गो राज कैले है, तो वो कहलाएगा द्वैध शासन। अब यहाँ क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा घूस लेने के लिए जो निजामत का कार्य नहीं हो रहा 53 लाख रुपया में, तो यहाँ जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, वो भी अब जनता से पैसे वसूल रहे हैं, और एगो जो दीवानी में पैसा जाएगा वो भी वसूल रहे हैं। यानी 1765 के बाद ऐसा माहौल छा गया कि जब कोई आदमी खेती में अनाज वगैरह लगाने के लिए फसल बोए, तो अगर इसको कोई कर्ज की जरूरत है कि हमको अनाज बोने के लिए कुछ पैसे चाहिए या खेती बाड़ी पटवन उटवन करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो इसको कोई देने वाला नहीं है, कंपनी नहीं देगा। कंपनी में जिम्मेवारी वाला पद लिया नहीं है, तो कंपनी कह रहा है कि दीवानी वाला है, इसमें खाली पैसा आता है, इसमें से जाता नहीं है, इसमें टैक्स जमा होता है, जहां टैक्स जमा होता है वो पैसा आपको देगा नहीं। समझ बात ना। तो इसके लिए आप निजामत वाले कार्य यानी राजा महाराजा जो नवाब है, उनके प्रशासन है, उनके पास में आप जाओ। अब इनके प्रशासन वाले कह रहा है, ये प्रशासन वाले है मान लो, तो ये प्रशासन वाला कह रहा है कि हमारा भी थोड़ी ना आजकल दीवानी रह गई है, दीवानी तो अंग्रेज में है, तो राजकोष का सब खजाना वहां है, हम आपके काम को कैसे करें, हम आपको कर्ज कैसे दे। बेचारा खेती वाला, किसान वाला जो आदमी है, खेती वाला काम करने वाला, इसको कोई खाद खली बीज सिंचाई उर्वरक के लिए पैसे कोई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर किसी तरह से ये आसपास के पड़ोस से कर्ज लेकर के अगर खेती बाड़ी कर रहा है, तो दू को बोना छान रहा है। एगो तो दीवानी वाला आदमी बोना लेके आ जाएगा, हमारा में भरी है अनाज इतना बटा इतना लगान मार रहा है। एगो जो निजामत वाला है, निजामत के कार्य कहा कि हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे आपको बेहतर प्रशासनिक सुविधा वगैरह ये सब देंगे, तो ये हमरो जरी टैक्स दीजिए। जितना राजा के कर्मचारी था सब घूसखोर हो गया। अब धीरे धीरे सब पार्ट टाइम कन्हू न कन्हू धंधा है, इन्हें उन्हें डंडा गिरा के पैसा ले रहा है। यानी अब बंगाल की हालत ऐसी हो गई थी, बंगाल के लोगों का जीवन कसमकस हो रहा था। अब दो जगह पर कैसे बंगाल के आदमी टैक्स देता। कहते हैं कि ये द्वैध शासन से परेशान होकर के जब दू को आदमी टैक्स वसूलने के लिए आवे, और एक काम जब करने के लिए आम आदमी के लोगों को अगर कोई काम होता, सुनवाई होता, तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। और ऐसे होते होते कहते हैं 1769-70, ये मेन एक बात याद रखना है, ये ऐसा दौर रहा, ऐसा वर्ष रहा कि फाइनल बंगाल की जो जनता है वो एकदम तंग आ गया कि जब हम रोपे ला अगर चाहते हैं, खेती बाड़ी करे के अगर काम करे, तब जब हमारा कर्जा के
जरूरत होता है, बीज ला, खाद ला, खली में, तो इनमें कुछ एको गो रुपया कोई देवे वाला न है। आप फसल उपजा लेते हैं तो हमसा दू को बोना लेकर के आ जाता है, एगो कहता है दीवानी में दीजिए, एगो कहता है निजामत में दीजिए। तो अब ऐसे नहीं होगा, माने न रहतो बांस न बजतो बंसुरी, एकदम आदमी जनता थक गया। तब फाइनली क्या कह रहा है यहाँ के लोग 1769 और 70 के दौरान में सब लोग एकदम ठान लिया है कि अबरी बंगाल में हमने फसल बोवे नहीं करेंगे, अबरी सबके छटपट्टी एकदम छोड़ा देंगे। देखते हैं कि इस सब के का एकदम हालत, रोड पर नहीं ले आएंगे तो हमको कहेगा ये सब। ये बंगाल की आबादी जितना था इस सब खेती बाड़ी करना बंद कर दिया कि फसल रहबे नहीं करेगा तो तुम आओगे कहां से बोड़ा लेकर के, छानते रहना, बोड़ा दे देंगे तुमको हम निजामत के काम के लिए या दीवानी के काम के लिए। तो ये क्या किया 69-70 के दौरान जब फाइनली यहाँ पे बंगाल में खेती बाड़ी ही नहीं हुआ तो बंगाल में भयंकर अकाल आ गया। याद रखेंगे बंगाल में भयंकर अकाल, अगर बरामा के बच्चा एकदम ध्यान से सुनिए, बंगाल में आपसे पूछेगा भयंकर अकाल कब आई तो 1769 से 70 के दौरान। अब ये अकाल कितना भयावह था आप इतना से समझ सकते हैं कि बंगाल के 1/3 तिहाई आबादी, यानी 1/3 आबादी जो है 1/3 हिस्सा, बंगाल के 1/3 हिस्सा जो आबादी है वो मौत के काल के गाल में समा गया। यानी 1/3 आबादी का जो क्षेत्र में मृत्यु हो जाए, आप समझ रहे होंगे कि जिधर देखिए उधर किसी न किसी आदमी का जनाजा निकल रहा होगा। बताइए दृश्य कैसा होगा। बंगाल में एकदम हड़कंप मच गई। अब जहां 1/3 आदमी मर जा रहा है, बताइए भूखमरी के कारण भूखे, तो बताइए दृश्य एकदम बेकार टाइप का होगा। जो पैसे होंगे जिसके पास जो ज्यादा भाई जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो पहले से अनाज को स्टोर करें वो तो अलग है, लेकिन जो आदमी रोज काम करता रोज खाता, तो मान लेते हैं कि अगर 1 केजी चावल है और 20 गो आदमी है, 20 आदमी में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, जब भी होगा वो 5 आदमी के पास ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जिसके पास पैसे होंगे उसी के पास ना वो अनाज जाएंगे, बाकी के जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो उनके पास तो वो जाएगा नहीं। तो बंगाल में तो फसल वगैरह नहीं हुआ, तो जो लोग अमीर थे पहले पैसा स्टॉक किए थे तो पहले जो भी अनाज था वो तो उनके पास गए, बाकी जो एकदम छोटा है एकदम उसको कहते खेतीहर किसान, वैसे लोग क्या हो गए मौत के काल के गाल में समा गए। बंगाल में हड़कंप मच गया। अब एकदम लग रहा था कि क्या हो गया, इतना एकदम धनी जो बंगाल में से व्यापार होता था अब सब कुछ उल्टा हो गया। और इसी में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, शायद 1 मिनट, ये सब फ्लक्स का अच्छा ऑफ रहा है, ध्यान सुनेंगे। और इसी में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आगे एक आदमी आता है जिसका नाम है वारेन हेस्टिंगस। ध्यान सुनेंगे, कौन हेस्टिंगस? वारेन हेस्टिंगस। और वारेन हेस्टिंगस के द्वारा क्या किया जाता है तो 1772 ईस्वी में, याद रखेंगे, अब बंगाल में द्वैध शासन को फाइनली खत्म कर दिया जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कब होती है तो 1772 आप याद रखेंगे। और किसके द्वारा होता है तो वारेन हेस्टिंगस के द्वारा होता है। लागू कौन करता है इसको तो रॉबर्ट क्लाइव। और यही रॉबर्ट क्लाइव जब ब्रिटेन में जाता है तो ब्रिटेन में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर में मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार जो है ज्यादा एकदम आ गया शिकायत। तब ब्रिटेन की जो सरकार है, अब कंपनी नहीं, वहां की जो सरकार है वो इस पर मुकदमा चलाएगी। और मुकदमा में जब इसको दोषी करार किया जाएगा, मुकदमा इस पर चला था कि आप भारत में जा करके और वहां के लोगों को खूब लूट खसोट किए हैं, आप बहुत ज्यादा जो है कि घूसखोरी वगैरह ये सब किए हैं, आपसे जनता तबाह थी। और इसी पे इस पे मुकदमा चला। और जब मुकदमा चला तो ये आदमी बाद में इसको क्षमा भी कर दिया गया था, लेकिन ये ऐसा आदमी था कि मुकदमा चलने के बाद एकदम चाकू से अपने आप को भोग भोग के ये मार लिया, यानी आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। समझ रहे बात ना, चाकू से भोग के मार लिया। हालांकि एक और पर मुकदमा चलेगा वारेन हेस्टिंगस पे, 2 आदमी पर मुकदमा चला, याद रखेंगे, एक रॉबर्ट क्लाइव पे और एक वारेन हेस्टिंगस पे, लेकिन ये आदमी खुदे मार लिया है। चलिए आज अब कहानी जो है वो आपका फाइनली बुक अगला दिन शुरू किया जाएगा। और पार्ट 3 अगर आप यहां तक अगर तीनों सीरीज को देखे हैं तो अब मजा आएगा। जो लोग नहीं देखे हैं आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्या करिए ना, वीडियो का स्पीड डबल कर लीजिए, दुगना कर लीजिए और केवल बात को सुनते चलिए। उसके बाद जब आप अपना चैप्टर पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। क्योंकि हम क्या कहने कि यहाँ कॉन्सेप्ट को सोच रहे हैं कि बेहतर से बेहतर बनाया जाए, कई डाटाओं को एक साथ लिंक करके पढ़ाया जाए, तब पढ़ने में मजा। छोड़िए अब ज्यादा हम बोलेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा इससे भी लंबा हो गया है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।